नमस्कार। स्कूल से जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एचआर ढाका पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पार्ट 9 हम रिलीज करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम और 11th क्लास के रिवीजन की जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी दो सीरीज चल रही है। एक 12th क्लास का हम सिलेबस कवर करवा रहे हैं, दूसरा हम 11th क्लास का रिवीजन इस प्रकार से करवा रहे हैं ताकि उसके अंदर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स तो हमारा मेन सेंटर है ही, और बाकी नीट है, एसएफ है, लैब असिस्टेंट है, कॉलेज लेक्चरर है, सीएसआईआर नेट में फिजिकल साइंस का बेस मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड इन मोशन एंड सरफेस टेंशन, यानी तरल गतिकी तथा पृष्ठ तनाव। 11th क्लास में जो आरबीएससी की किताब है उसमें तरल टॉपिक मेंशन है, जिसके अंदर पृष्ठ तनाव और ये दोनों आ जाते हैं। अब आगे एनसीईआरटी का सिलेबस 11th क्लास के आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं तरल गतिकी तथा पृष्ठ तनाव, उसमें कैसे न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो उन सभी कंपटीटर के लिए उपयोगी है जिनके ये लिक्विड इन मोशन एंड सरफेस टेंशन नाम का टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो 8 जनवरी 2020 को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन आया था। अब जो 12th क्लास के विद्यार्थी भी यदि इसका मतलब रिवीजन करना चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए और सूत्रों को देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को 144 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो इसकी त्रिज्या तैयार करने में आवश्यक अतिरिक्त कार्य क्या होगा। अतिरिक्त कार्य निकालना है। तो देखो मैं अभी सूत्रों का रिवीजन कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ, साबुन का बुलबुला बनाने में जो किया गया कार्य होता है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी टी डेल्टा ए से एरिया डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए होता है सूत्र, यानी टी पृष्ठ तनाव ए एरिया। तो अभी आपको इस न्यूमेरिकल में कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया जो कार्य होता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन लगाएंगे W1 बटा W2 बराबर क्या लगाएंगे R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। पहली कंडीशन में W कार्य किया जाता है, दूसरी में W2 हमें ज्ञात करना है। पहली कंडीशन में त्रिज्या R है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन में त्रिज्या 3R है, होल स्क्वायर, R से R कैंसल, यह आ गया आपका 1/9 आ गया। तो W2 बराबर हमारे पास में क्या आ गया, W2 की जो वैल्यू हमारे पास में आई इसके अंदर, तो W2 बराबर हमारे पास में आ गया 9W। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में 9W ऑप्शन जो सही करके आ जाते हैं, यह सही नहीं है। प्रश्न देखो, आवश्यक अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ा, यानी 9W का पहले तो W तो कर रखा है, तो अतिरिक्त जब नाम आ जाए, एक्सटर्नल नाम आ जाए, मतलब अतिरिक्त कितना किया, एक्स्ट्रा कितना किया, तो आपको 9 में से ये W निकालना है, तभी आपका आंसर सही होने वाला है। यानी ये मतलब इसका आंसर होगा 8W। अब देखो ये 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है, एसआई जैसे फर्स्ट ग्रेड का पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए। अब ये देखो 2011 में मतलब 112वां नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के बुलबुले की रचना में किया गया कार्य W है, तो बुलबुले की त्रिज्या 2R के लिए अतिरिक्त कार्य क्या होगा, तो वही हमारा W1 बटा W2 बराबर क्या होता है R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। तो पहली कंडीशन जैसे ही हम लगाएंगे, तो पहली कंडीशन लगाएंगे, पहला कार्य किया W, दूसरा W2 हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या थी पहले थी हमारी R और उसके बाद में 2R होल स्क्वायर कर दिया, तो यह R से R कैंसिल हो गया, W2 आया हमारे पास में 4W। अब देखो 4W ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये अतिरिक्त पूछ रहा है, तो 4W में से 1W निकालेंगे, 3W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का हर एक एग्जाम के अंदर अपना महत्व होता है, ठीक है। अब यदि हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, 145 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्या कह रहे हैं, एक R त्रिज्या की केस नली को पानी में डुबोया जाता है, तो पानी इसमें H ऊंचाई तक चढ़ता है और केस नली में पानी का द्रव्यमान कैपिटल M है। यदि केस नली की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है तो केस नली में चढ़ने वाले पानी का द्रव्यमान होगा। यदि देखो आपको यहाँ कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है
कंसेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक पृष्ठ तनाव दूसरा द्रव्य नहीं लाया जाता है, सेम पानी के अंदर टी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ एच का सूत्र होता है केस नली के अंदर चढ़े 2t कोस थीटा और रो इंटू आर इंटू जी, ये सूत्र होता है। यहाँ देखो घनत्व चेंज नहीं हो रहा है, टी थीटा ये कुछ चेंज नहीं होता है, तो कहने का मतलब ये H1R1 वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यानी केस नली से द्रव्य बाहर भी नहीं निकलता है, तो हम ये H1R1 बराबर H2R2, आगे जब हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो पूरी डिटेल है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि HR कांस्टेंट होता है। HR कांस्टेंट का मतलब होता है कि यदि आपने त्रिज्या को क्या किया, दुगुना किया, तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब केस नली के अंदर जैसे मान लो ये आपकी केस नली है, इसके अंदर h ऊंचाई का द्रव्य, तो इसका जो पहले वाला द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व हो जाएगा। तो पहले वाला द्रव्यमान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होता है, आयतन होता है, और बाकी घनत्व, द्रव्य का घनत्व हमारे पास में क्या हो जाता है, रो हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर, अब हम एम डैश यदि निकाले तो एम डैश निकाले, तो एम डैश हम कैसे निकालेंगे, तो पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, और रो चेंज नहीं होने वाला है। तो अब देखो पाई आर डैश कितना कर दिया इसने, 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद में एच डैश इसने कितना किया, एच डैश आधा हो गया, और रो सेम ही है। तो अब देख लो आप हल करोगे तो 2 का वर्ग 4, और एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आने वाली है इसके अंदर, एक्स्ट्रा वैल्यू आने वाली है केवल 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर एच आने वाला है, और इंटू रो, और ये m की वैल्यू है तो 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्या करना है, एच आर कॉन्स्टेंट ध्यान में रखना है। यानी जैसे ही आपने क्या किया, त्रिज्या को दुगुना किया, तो हाइट क्या हो गई, आधी, और केस नली के अंदर द्रव्य का जो आयतन आप निकालोगे, जो द्रव्यमान आप बाहर द्रव्यमान निकालोगे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व है, तो वहां से कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 2m। फिर अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं एक एग्जाम के अंदर। तो 2020 में ये क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है कि एक लंबा सिलेंडर बेलनाकार पात्र श्यान तेल से भरा हुआ है, ठीक है, एक गोल कंकड़ को इसमें शीर्ष टॉप से शून्य प्रारंभिक वेग से गिराया जाता है। सही ग्राफ चुनिए जो कंकड़ के वेग v को समय t के फलन के रूप में परिभाषित करे। देखो जैसे ही हम पानी के अंदर कोई कंकड़ को डालते हैं तो शुरू में गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तेजी से, मतलब उसका वेग बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है, बाद में श्यान बल के कारण वो वेग और टाइम के साथ में कांस्टेंट हो जाता है। यानी इसमें तेजी से, शुरू में तो तेजी से बढ़ रहा है, शुरू में ये रहा तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा एग्जाम में यहाँ पेपर जिन्होंने बनाया है ये थोड़ा सा लंबा कर देना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ग्राफ होगा वो तीसरा ग्राफ होगा, ठीक है। शुरू में थोड़ा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक यही है कि इसको थोड़ा लंबा कर देते तो क्योंकि बाद में वो वीटी अंतिम वेग कांस्टेंट हो जाता। तो ये ग्राफ याद रखिए। देखो नीट के अंदर भी ऐसा बार बार क्वेश्चन आ रखा है, फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो ये 4 क्वेश्चन हमारे 2018 के हो जाएंगे। कणितर की जो कार्य प्रणाली होती है, जो हमारी बॉडी स्प्रे होती है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे ही वी बढ़ता है ऊपर की ओर तो वहाँ पी कम हो जाता है और फुहार के रूप में द्रव्य बाहर निकलता है। तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। 147 नंबर क्वेश्चन, कणितर की जो कार्य प्रणाली होती है वो बर्नौली के सिद्धांत पर होती है। तो 4 क्वेश्चन हमने 2018 के कर लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2015 में एक क्वेश्चन आया है, वो देखो। टी पृष्ठ तनाव के एक द्रव्य पर ए व्यास और डब्ल्यू भार का एक छोटा वलय सपाट पड़ा है। वलय को उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल। देखो ऐसे नीट के अंदर भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो वलय को जैसे ही आप, ये वलय है और यदि इसको आप उठाना चाहते हो तो एक तो डब्ल्यू भार काम करेगा और साथ ही साथ में इसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा। देखो वलय के 2 सतह होती है, एक बाहर होती है एक अंदर होती है। तो 2 गुणा पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है वो होता है परिधि गुणा यह आपके पृष्ठ तनाव। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वलय को उठाने में डब्ल्यू खुद का भार 2 गुणा परिधि गुणा और उसके बाद में पृष्ठ तनाव। यानी जो हमारे पृष्ठ तनाव की परिभाषा होती है वो क्या होती है,
एफ बटा एल होती है, यानी बल बराबर, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है वो पृष्ठ तनाव गुणा लंबाई होती है। लंबाई यहाँ आपको 2 गुणा परिधि, क्योंकि ये जो वलय है इसकी 2 सतह है। तो अब यहाँ ए व्यास दे रखा है, ए व्यास दे रखा है, त्रिज्या होती है ए बटा 2, तो डब्ल्यू प्लस 2 गुणा परिधि 2 पाई आर, आर का मान है ए बटा 2 गुणा पृष्ठ तनाव टी। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर 2 से 1 2 कैंसल हो गया, तो 2 पाई ए टी, यानी डब्ल्यू प्लस 2 पाई ए टी, ये आंसर होगा तीसरा हमारा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है उठाने में। बाकी डिटेल से आगे लिखा हुआ भी है, फिलहाल थोड़ा कम समझ में आए तो जैसे ही आप रिवीजन कर लेते हो तो ये क्वेश्चन फिर डबल स्पीड करके दोबारा देख लेना आप, फिर चलो। तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वलय का डब्लू जो बाहर है वो तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। फिर इसको उठाने में पृष्ठ तनाव के कारण भी जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई ए टी। तो न्यूनतम आवश्यक बल होगा डब्लू प्लस 2 पाई ए टी, तीसरा आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 ये 2015 में आया हुआ है। 15 सेमी लंबी केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी 6 सेमी ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि पूर्ण निकाय को मुक्त रूप से गिर रही लिफ्ट में रख दिया जाए तो केस नली में पानी की स्तंभ की लंबाई क्या होगी। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जैसे ही एच बराबर 2t कोस थीटा बटा रो आर जी लगाते हो तो जैसे ही बाहर इन हो जाता है जी एच अनंत हो जाता है। लेकिन यहाँ अनंत का कोई मतलब नहीं है, बाहर तो निकलता नहीं। या यूं समझिए जैसे ही जो स्तंभ ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है उसका टोटल बाहरी मतलब नीचे की ओर बल ही नहीं लगेगा। तो यहाँ तक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूरी जितनी लंबी आपको केस नली दी जाती है उतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाता है। बाहर फुहार के रूप में तो नहीं निकलता है, लेकिन जितनी लंबी 15 सेमी दी जाती है, जैसे ही बाहर ही लिफ्ट को जैसे ही ऐसा बोले चाहे मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि उस केस नली जितनी लंबी है, चाहे पहले 2 सेमी 4 सेमी जितना ऊंचा है उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद में जो हमारी केस नली है वो कितनी ऊंचाई की है, टोटल जितनी लंबाई की है उतनी ऊंचाई तक दरवे है वो ऊपर तक भर जाएगा। तो इसका 15 सेमी आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें 13वां क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। आर त्रिज्या के एक छोटे गोलाकार पिंड जो एक शांत द्रव्य में ऊर्ध्वाधर गिर रहा है तो अंतिम वेग वीटी का डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है 2/9 और आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटा ईटा हो जाता है। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, आगे डिटेल लेक्चर है। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर के समानुपाती है, बस सूत्र याद है आपका काम हो जाता है। तो ये हमने 2015 में आए हुए क्वेश्चन कर लिए। और उसके बाद में चलो आगे हम देखते हैं, ये 2013 में 19वां क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि चित्र में एक केस नली पानी में एक सिरे से डूबी हुई है, पी ए वायुमंडलीय का दाब है, तो बिंदु ए पर दाब कितना होगा। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब कितना दे रखा है, तो पी ए होगा वो, और पी ए माइनस, यानी पी ए तो आपको दे रखा है वायुमंडलीय दाब, और बिंदु ए पर जो दाब आपको निकालना है वो हमेशा होता है पी ए बराबर क्या होता है, पी ए माइनस का 2s बटा आर, यानी 2s एस पृष्ठ तनाव है। यहाँ पर पूरी डिटेल से देना चाहिए, जो वायुमंडलीय बल को संतुलित करेगा पी ए प्लस 2s आर कंट्रोल करेगा। तो यहाँ आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, डिटेल लेक्चर में हम बात करते हैं। तो पी ए माइनस का 2s बटा आर, इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार उत्तल सतह होगी तो पी ए माइनस का 2s बटा आर। फिर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उस पर बेस ये क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि बर्फ का घनत्व 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, समुद्री पानी का घनत्व 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर। समुद्री पानी से बाहर बर्फ का अंश उसके कुल आयतन का प्रतिशत निकालो। जैसे मान लो ये इसके अंदर कोई बर्फ तैर रही है, तो ये जो भाग है इसका वीडेस भाग है वो इस समुद्री जल के अंदर है। तो ऐसे कंसेप्ट में हम कि बर्फ का जो mg, बर्फ का जो भार है mg, वो कंट्रोल किसके बराबर होता है, जो बर्फ के द्वारा हटाया गया जो आयतन है वी डैश, जो हटाया गया जो हम बात करें द्रव्य है एम डैश, द्रव्यमान का द्रव्य हटा दिया और जी करते हैं। तो यहाँ एम द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है आयतन गुणा, यानी टोटल आयतन द्रव्यमान बराबर क्या निकालेंगे हम, घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व बर्फ का घनत्व रो लेंगे और उसका आयतन वी लेंगे, रो वी जी बराबर आप
हम कंसेप्ट ऐसे याद रखते हैं, रो वी जी बराबर रो डैश जिस द्रव्य के अंदर ये बर्फ तैर रही है और वी डैश कितना भाग डूबा हुआ है और इंटू जी, यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाना चाहिए रो वी बराबर रो डैश वी डैश, यानी रो वी बराबर क्या लगाना चाहिए, रो डैश वी डैश, रो वी बराबर रो डैश वी डैश ये लगाना चाहिए। देखो रो क्या है, बर्फ का घनत्व 0.92 और वी क्या है, पूरा आयतन है बर्फ का, और उसके बाद में रो डैश क्या है, इसका घनत्व है समुद्री जल का 1.03, और वी डैश क्या है, वी डैश है कितना भाग बर्फ का डूबा हुआ है, वो हम बात करेंगे। तो वी डैश बराबर यहाँ पर यदि आप हल करें तो यह आ जाता है आपका 92/103 वी, यानी इतना भाग डूबा हुआ है। तो अब ये कह रहा है बर्फ का अंश उसके कुल आयतन का प्रतिशत समुद्री पानी से बाहर पूछा है, तो डूबा हुआ नहीं कौन सा होगा। तो जैसे ही आपने मान लो डूबा हुआ नहीं है, वो निकालने के लिए आपको मान लो वी डबल डैश है वो डूबा हुआ नहीं है, तो पूरा वी है और उसमें से डूबा हुआ अभी मैंने कितना निकाला, 92/103 वी। अब इसको हल करेंगे, ये हमारे पास में इतना वी डबल डैश जो 11/103 इंटू वी, इतना जो आयतन है वो डूबा हुआ नहीं है, ये भाग है। इसका टोटल के साथ में प्रतिशत पूछा गया है, तो टोटल के साथ में प्रतिशत, तो टोटल का भाग लगा देंगे वी और गुणा कर देंगे 100 से, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, 1100/103 आएगा, 1100/103 आएगा। तो हमारे पास में जब भाग लगाएंगे तो आएगा आपके पास में 10.67 के आसपास, यानी 11% आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है, आपको आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उसके अंदर लगाना है रो वी बराबर रो डैश वी डैश, बस कितना भाग, रो तो केवल बर्फ का घनत्व है और उसका टोटल आयतन है, फिर रो डैश समुद्र जल का घनत्व है और वी डैश है कितना भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसने पूछा है कि कितना भाग बाहर है और टोटल आयतन वी है, उनका जो प्रतिशत है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो 11% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2013 में आया हुआ, पानी एक समान काट क्षेत्र में क्षैतिज पाइप में बह रहा है, पाइप संकड़े भाग में पानी बहेगा, संकड़ा भाग होगा यानी एरिया जब कम होगा तो v ज़्यादा हो जाएगा, और बर्नौली के थ्योरम से p + 1/2 रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से हमारे पास में v ज़्यादा हो तो p कम हो जाएगा, यानी वेग ज़्यादा होगा और दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अधिकतम चाल होगी, न्यूनतम दाब होगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके बाद में ये रेनॉल्ड संख्या का जो सूत्र है, यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह सरल रेखीय के प्रवाह को समझाने वाला, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। रो वी डी बटा ईटा, रो घनत्व है और वी वेग है और डी व्यास है नली का, और ईटा ये आपका शांता गुणांक है। आर ई बराबर रो वी डी बटा ईटा, आपको रेनॉल्ड संख्या का सूत्र याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में हम आगे बात करें तो ये पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ कथन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव से संबंध कुछ कथन नीचे दिए गए, इनके सही विकल्प, द्रव्य में पृष्ठ तनाव आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है, याद कर लो ये बात सही है। द्रव्य का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने से घटता है, ये बात भी सही है। जल में फिनोल साबुन डालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, ना बढ़ता नहीं है, घटता है, तो ये सी है वो गलत है। जल में घुलनशील जैसे नमक घोलने पर पृष्ठ तनाव है, वो घुलनशील घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव जरूर बढ़ेगा। 3 स्टेटमेंट सही है, ये सही पूछ रहा है। तो एबीडी कौन से में, एबीडी 4 में, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 4 पृष्ठ तनाव से संबंधित बातें आप याद रख लो कि पृष्ठ तनाव आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने से घटता है, फिनोल साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, यानी ये 4 सही करके याद कर लो। जल में घुलनशील जैसे नमक घोलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तो ये हमारे पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हो गए। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये 2011 में शुरू में मैंने करवा दिया। 3W है वो वर्क होगा, W समानुपाती r² से, फिर एक्स्ट्रा आपको निकालना है। फिर ये दोबारा 2011 में एक क्वेश्चन पूछ लिया रेनॉल्ड संख्या का। देखो रेनॉल्ड संख्या आर का सही सूत्र है रो वी डी ईटा, क्रम से तरल का घनत्व रो वो है, प्रवाह की चाल है वी डी, नलिका का व्यास है, तरल का शांता गुणांक, तो वो आपको याद रखना है रो वी डी बटा ईटा, रो वी डी बटा ईटा याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आगे हम क्वेश्चन की बात करें
तो 114 नंबर क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक गोला किसी द्रव्य में गिरता है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त करता है। यदि इसी पदार्थ का गोला उस त्रिज्या 4 मिलीमीटर गिरता है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो वीटी आपको पता है समानुपाती होता है आर स्क्वायर। तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी वीटी1 वीटी2 बराबर हो जाएगा R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ आपको केवल वैल्यू ही पुट करनी है। पहली कंडीशन में देखो 2 मिलीमीटर त्रिज्या का गिरता है तो वेग कितना है 5, तो 5 बट्टा VT2 है वो मेरे को ज्ञात करना है, VT2 ज्ञात करना है। और फिर है R1 पहली कंडीशन में त्रिज्या है 2 और फिर है 4 दूसरे और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा आपके पास में 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा V2 बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर है सेकंड। यानी दोनों कंडीशन में VT समानुपाती R स्क्वायर का बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार न्यूमेरिकल आ गया 2011 में, तो 2013 में सीधा पूछ लिया तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। और भी देखो एक ये 2019 के अंदर 5-6 क्वेश्चन आ गए थे इस टॉपिक से। 2011 में देखो ये 119 नंबर है, श्यान बल क्या होता है। तो बस नाभिकीय बल होता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण भी नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। जो हमारा विस्कोस फोर्स होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। इतने क्वेश्चन कर लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस का मेन हमारा सेंटर है। तो इसके अंदर हमने 9 टॉपिक क्लियर कर दिए। 9 में से लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्या 10 ही कर दिए, 10 के लेक्चर अपलोड कर दिए। आज मैंने सरफेस टेंशन और लिक्विड इन मोशन ये 2 टॉपिक साथ में लिए हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे 11th वाले बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड है चाहे एसीएफ है चाहे लैब असिस्टेंट है उनमें क्वेश्चन तो आते ही हैं। लैब असिस्टेंट में नीट के अंदर तो फर्स्ट ग्रेड वाले सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई पेपर देख लिए उनके। तो आज हम बात कर रहे हैं इनके 10 और 11 के आए हुए क्वेश्चन हमने एकदम डिटेल से हल भी कर लिए। अब इनका रिवीजन करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सूत्र जो नोट्स में लिखे हुए वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप बार बार देखते रहना। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न तनाव में फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न तनाव से संबंधित। और यदि हम भाई 4 भी आ जाते हैं, 2011 में 5 क्वेश्चन आए थे। अब तरल की बात करें तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, ढाका एक्सप्रेस डालने वाला हूं। यहाँ मेन जो सूत्र होंगे उन पर मैं फोकस करूंगा। बाकी आप सारे पढ़ चुके हो, कोई टीचर हो, कोई पढ़ा रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, या आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। तो ये अब मैं फटाफट बताने वाला हूँ। अब देखो तरल के अंदर 2 शामिल होते हैं, द्रव्य भी शामिल होता है, जो पानी वगैरह गैस वो भी शामिल होता है। और उसके बाद में गैसों के लिए यदि हम बात करें, उसके बाद में गैसों का जो श्यानता गुणांक होता है वो 0 होता है। प्रवाह का प्रकार क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह हो सकता है और यदि क्रांतिक वेग से वेग कम है, और विक्षुब्ध प्रवाह हो सकता है यदि क्रांतिक वेग से वेग ज़्यादा है। धारा रेखीय प्रवाह में रो क्या है, द्रव्य का घनत्व ए वी कॉन्स्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। यानी A1 V1 बराबर A2 V2। जब हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में धारा घनत्व पढ़ेंगे तब भी वहाँ यही कंसेप्ट लगने वाला है, A1 V1 बराबर A2 V2। प्रवाह दर बोलते हैं AB को, M बटा रो उसका सूत्र होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें व्यापक तरल गति का जो समीकरण होता है, तरल गति का व्यापक समीकरण आइलर समीकरण हम बोलते हैं, रो dV बटा dt बराबर FE माइनस का डेल P। ये आपको सूत्र याद रखना है। उसके बाद में यदि हम बात करें 1/2 रो V स्क्वायर प्लस ये बर्नौली की समीकरण है, प्लस दाब ऊर्जा P प्लस स्थितिज ऊर्जा रो GH, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके बाद में प्रति इकाई द्रव्यमान पर काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 रो V स्क्वायर, दाब ऊर्जा P और स्थितिज ऊर्जा रो GH। तो बर्नौली थ्योरम हमारे पास में क्या बनने वाली है, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस का रो GH। उसके बाद में ये P बटा भाग लगा दिया रो G का, तो P बटा रो G को हम दाब शीर्ष बोलते हैं, V स्क्वायर बटा 2G को हम वेग शीर्ष बोलते हैं, H को हम गुरुत्वीय शीर्ष से बोलते हैं।
अब यदि हम क्षैतिज नली की बात करें जिसमें मान लो H है, वो दोनों में H1 H2 समान हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्षैतिज नली के लिए ध्यान रखना P प्लस का 1/2 रो V स्क्वायर होता है। अब इसी कंसेप्ट पर हमारा एक 2014 के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था कि उसने कहा संकीर्ण है नली तो वहाँ वेग क्या हो जाएगा, वहाँ पर वेग हो जाएगा ज़्यादा, तो वहाँ पर यदि एरिया कम है तो वेग क्या हो जाता है, एरिया कम है तो हमारे पास में A1 ज़्यादा है तो वेग कम हो जाता है, और जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब ज़्यादा हो जाता है। तो ये रिलेशन आपको P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है, तो ध्यान में रखना। बर्नौली समीकरण पर आधारित कौन कौन से एरोप्लेन होती है, मैग्नस जो हमारी गेंद को स्विमिंग करवाते हैं वो होता है, टिन का उड़ जाना होता है प्लेटफॉर्म पर। अब देखो इतना सा नाम मैंने लिख दिया कणितर, अब कणितर नाम लिख दिया, प्रश्न आ गया 2020 के अंदर कणितर किस पर काम करता है जी, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नाम कितना सा लिखा, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बने हुए हैं। तो कणितर, तो यहाँ पर कणितर है, चाहे टिन का उड़ जाना, चाहे मैग्नस प्रभाव, चाहे एरोप्लेन हो, ये सारे बर्नौली के सिद्धांत पर काम करते हैं। उसके बाद में वेंचुरी परवामीटर की हम बात करें तो वेंचुरी परवामीटर एक परवादर ज्ञात करने का उपकरण है। तो यहाँ से ये सारा आपने पढ़ चुका है। परवादर का सूत्र आपको हमेशा एनी टाइम याद रहना चाहिए, A1 इधर वाला एरिया, A2 ये एरिया, और A1 A2 कोष्टक के अंदर 2GH/A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट, और Q समानुपाती होता है √H। ये बात आपको ध्यान में रखना है। परवादर का मतलब होता है प्रति सेकंड बहने वाले द्रव्य का आयतन। अब बात करें हम पिटोट नली की, तो पिटोट नली के अंदर भी इसी प्रकार से ये D घनत्व का कोई मटेरियल द्रव्य भरा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ दाब P1 है, यहाँ P2 है, अंतर H है, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V स्क्वायर HdG। हम घनत्व, ये हमारा दाब होगा HdG, तो यहाँ से V बराबर सूत्र निकालना है √2HdG/रो। उसके बाद में यदि हम किसी बर्तन के अंदर ऐसे पानी भर दे और यहाँ पर एक छेद निकाल दे, तो यहाँ से जो द्रव्य निकलेगा उसका वेग होगा बहिस्राव वेग। उसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर से आप कितनी ऊंचाई पर छेद निकाल रहे हो, तो V बराबर √2GH टोरिशेली पर में इसको हम बोलते हैं। तो गिरने में जो टाइम लगेगा, नीचे जैसे ही ये द्रव्य गिर रहा है तो टाइम लगेगा, √2H है वो हमारे पास में, नीचे से हाइट है टोटल हाइट, तो H माइनस H/G, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। प्रास का सूत्र है R बराबर VT, तो बराबर 2√H माइनस कोष्टक में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये सारे सूत्र याद रखने पड़ेंगे। फिर यदि हम बात करें कि प्रास कहाँ पर समान होगी, तो प्रास समान करने के लिए H गहराई और H माइनस H पर जो प्रास है वो समान होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर होगी, वो H/2 पर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम वेग प्रवणता की बात करें, अब देखो यहाँ पर मैंने रामकथा की तरह ये फटाफट बोल दिए, तो ये ध्यान रख लो बर्नौली थ्योरम है, यहाँ से जैसे इंपॉर्टेंट है सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे मान लो आपका ये P प्लस का 1/2 रो V स्क्वायर है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, कणितर से क्वेश्चन आ गया, तो हमारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बस। इसी प्रकार बहिस्राव वेग है, इस पर थोड़ी आप प्रैक्टिस करो। फिर यदि हम बात करें वेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो dVx/dV/dx होता है। ये सूत्र याद रखो। श्यान बल होगा वो एरिया के समानुपाती, dVx वेग प्रवणता के भी समानुपाती होगा, F बराबर माइनस का ηA dV/dx, ये F बराबर श्यान बल का सूत्र बनेगा। उसके बाद में यदि हम इसी से ईटा का मात्रक निकालें, तो जो श्यानता गुणांक है ईटा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ये वेग प्रवणता का हमारे पास में मीटर पर सेकंड/मीटर, तो यानी ये श्यानता गुणांक का मात्रक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, kg/मीटर इंटू सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। विमा निकाले M/LT से M1 L-1 T-1, ये हमारे ईटा की क्या होती है, विमा होती है। और CGS मात्रक होता है वो हमारे पास में ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड यानी पॉइज होता है। और एक पॉइजली, देखो SI मात्रक में कभी कभी नाम पॉइजली भी आ सकता है। इस 1 kg/मीटर इंटू सेकेंड को पॉइजली भी बोलते हैं, जो 10 पवोज के बराबर होता है। तो एक ये पवोज है वो हमारा CGS में मात्रक है, जिसमें 1 kg/मीटर इंटू सेकेंड बराबर
10 पवोज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि हम बात करें द्रव्य में जो श्यानता गुणांक ईटा होता है वो दाब के समानुपाती होता है और टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। गैसों के लिए टेम्परेचर के समानुपाती, जबकि श्यानता गुणांक है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में यदि हम केस नली में एल लंबाई की और पी दाब हो तो केस नली की बात करें तो प्रवाह क्यू पाई पी आर की घात 4/8 ईटा एल पाई जे का ये सूत्र है। आपको केस नली के अंदर प्रवाह पाई पी आर की घात 4/8 ईटा एल याद रखना है। फिर यदि हम क्रांतिक वेग वीसी की बात करें तो वो घनत्व की घात एक्स के, ईटा की घात वाई के, आर की घात जेड के पर निर्भर करता है। तो बाकी ये विमीय विधि से करोगे तो हमारे पास में जो रेनॉल्ड संख्या का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर वी सी डी बटा ईटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब की बार क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि संकीर्ण नलिका के लिए आर बराबर 1000 होता है, नलिका का व्यास डी बराबर 2r, धारा रेखा की प्रवाह के लिए आर का मान 2000 से कम होना चाहिए, अस्थिर प्रवाह के लिए 2000-3000 के बीच में होना चाहिए और जो विक्षुब्ध प्रवाह होता है उसके लिए आर का मान 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको कौन सा ये रेनॉल्ड वाला एकदम रट्टा मार लो, ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर का मान जो वैल्यू है धारा रेखा की प्रवाह के लिए, स्थिर प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है स्टोक्स नियम, श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, और उसके बाद में अंतिम वेग mg को कंट्रोल कौन करने वाला है, ऊपर की ओर उत्प्लावक बल और श्यान बल कंट्रोल करने वाला है। ऐसे हम एक डेरिवेशन करते हैं, Vt बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बटा ईटा इंटू जी, ये आता है। रो कौन सा है, जो गिर रहा है उसका, जो पदार्थ जो पानी के अंदर गिर रहा है उसका घनत्व हम रो, यानी जो गिरेगा वो रोएगा, अंदर उसका रो ले रहे हैं, द्रव्य का हम सिग्मा ले रहे हैं। तो Vt बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बटा ईटा इंटू जी। तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। आपको पता है 14 में, 15 में, 20 में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम ग्राफ की बात करें तो ऐसे हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो कहने का मतलब Vt समानुपाती आर स्क्वायर पर आपने पहले क्वेश्चन भी किए, अभी याद कर लो। अंतिम वेग का सूत्र होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटा ईटा, ये याद कर लो। और उसके बाद में यदि हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो T बराबर इकाई लंबाई पर लगने वाला बल F न्यूटन पर मीटर, विमा M1 L0 T-2, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के। और 2015 में 2011 में इस पर बार बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किया गया कार्य W निकालना है F डेल्टा, उसके बाद में X, और उसके बाद में आप हल करोगे T12 डेल, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर से हम कहते हैं किया गया कार्य आर स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर द्रव्य पृष्ठ पर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा द्रव्य के भीतर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम आगे कई मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्रों की बात करें तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि भिन्न द्रव्यों के लिए दाबमापी में P बराबर H1 रो 1 G बराबर H2 रो 2 G, कंसेप्ट H1 रो 1 बराबर H2 रो 2 लगता है। ठोसों में श्यानता बल, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। द्रव में जो श्यानता होती है वो सहसंजक बल के कारण होती है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों में स्वयं स्थानांतरण के कारण होती है श्यानता और टेम्परेचर के समानुपाती होती है। और आदर्श द्रव्य की श्यानता वो 0 होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर दाब बढ़ाने से जल की जो श्यानता होती है वो घटती है और बाकी गैसों की जो श्यानता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंतिम वेग का एक सूत्र आप ऐसे भी याद रख सकते हो, श्यान बल बराबर ये 4/3 पाई आर क्यूब रो mg से, और उसके बाद में ये उत्प्लावक बल सिग्मा जी से। इस प्रकार यदि आप हल करें तो ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो Vt का एक अन्य रूप में सूत्र आपको ये भी ध्यान mg इंटू 1 माइनस का सिग्मा बटा रो और बटा 6 पाई ईटा आर, और या 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटा ईटा, ये आपको ध्यान में रखना है। और वलय आयत इत्यादि के लिए पृष्ठ तनाव की घटना में 2 पृष्ठ लेते हैं। वलय है, यदि सिक्का है तो एक ही पृष्ठ लेंगे, यदि तार है तो उसके लिए 2 पृष्ठ यानी T गुणा 2L लगाएंगे, T गुणा बल निकालेंगे, 2 गुणा भी हमने 2 गुणा परिधि लगाया था। तो भार ज्ञात करना हो तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये यहाँ से आप याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। भार हो तो बल दिया W बराबर T गुणा पृष्ठ तनाव गुणा 2 गुणा कितनी लंबाई है, परिधि है तो परिधि ले लो। उसके बाद में R त्रिज्या का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य W बराबर T गुणा 2 पृष्ठ होते हैं तो T डेल्टा A से 8T पाई R स्क्वायर, यहाँ से ऐसे पता चलता है किया गया कार्य R स्क्वायर के क्या है समानुपाती। एक्स्ट्रा निकालना है तो वो W वाला आप घटा दो। फिर यदि अब n छोटी बूंदों को R त्रिज्या की बड़ी बूंद बनाए तो तापवर्धी थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में 3T बटा J, ये आपका कांस्टेंट ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी वाला, तो 1/r माइनस का 1/r, ये 11वीं क्लास का सीधा एक सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बूंद के अंदर यदि हम दाब आदि की बात करें तो वो हमारे पास में कितना आ जाता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कैसे, पृष्ठ तनाव गुणा लंबाई 2πr बटा, अब देखो बूंद में एक ही पृष्ठ होता है तो हमने एक से ही मल्टीप्लाई किया 2T/r। यहाँ बुलबुले के अंदर 2 पृष्ठ होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40/r। ये P और T के अंदर आपके ग्राफ है। 2 बुलबुले, ये नीट के अंदर एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बुलबुले संपर्क में लाए तो दाब आदि की 40r बराबर 40r1 माइनस 40/r2, और नए बुलबुले की जो त्रिज्या हमारे पास में बनेगी R2 R1/r2 माइनस R1, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। केस नली में चढ़े द्रव्य की ऊंचाई 2T cos θ/r बराबर ρgh, और यहाँ से आप h बराबर 2T cos θ/r ρg, और फिर यदि हम बात करें H1 R1 बराबर H2 R2, तो ये भी आपको ध्यान में, जिसको हम जूरिन का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं। तो H बराबर 2T cos θ/r ρg पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा, यदि आपके पास में आसंजक बल का मान है मान लो कम हो जाए तो वो पारे की तरह हो जाएगा, जो हमारे पास उत्तल आकृति जो चिपकेगा नहीं, और असंजक बल का मान है वो ज़्यादा हो जाए तो उत्तल होगा जल की तरह, और ये स्पर्श कोण वगैरह आपने पढ़ा है। और शुद्ध जल के लिए जो थीटा का मान होता है वो 0 होता है, और कांच और पारे के लिए 135 डिग्री। वायु में साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आदि के 4T/r होता है। कल हमने इसकी कंपैरिजन सिग्मा स्क्वायर बटा 2ε0 से भी की थी, तो ये 12th क्लास में भी हमारा सूत्र काम में आया। फिर आगे हम बात करें तो ये बहुत सारे सूत्र बार बार आए हैं। बूंद का दाब आदि के जो मोस्ट है मैंने दोबारा लिख दिया, P बराबर 2T/r। पानी के अंदर बुलबुला हो तो भी एक ही सतह होगी तो P बराबर 2T/r, और R त्रिज्या की बूंदों को n छोटी बूंदों करने में किया गया कार्य W बराबर 4πr स्क्वायर, T पृष्ठ तनाव n की घात 1/3 माइनस 1, या T गुणा 4πr³ या 1/r माइनस का 1 कैपिटल R। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। जहाँ R छोटी बूंदों की त्रिज्या है और कैपिटल R है वो बड़ी बूंद की त्रिज्या है। और रिलेशन यदि हम आयतन कांस्टेंट रहे तो उस प्रकार रिलेशन निकाले तो बड़ी R बराबर क्या होता है n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r। द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब निकालना हो तो नीचे की ओर h ρg कंसेप्ट लगता है। वायुमंडलीय दाब P डैश हो तो कुल दाब P डैश बराबर PA प्लस ρhg, और P डैश माइनस PA का जो अंतर होता है उसको हम गेज दाब भी कहते हैं। अब बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर, दाबांतर मापने में मैनोमीटर। पास्कल का नियम आप जानते हो, एक जगह डाला दाब द्रव्य में सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। जैसे हाइड्रोलिक मशीन होती है, द्रव्य चालित लिफ्ट होती है, तो उसमें F2 निकालने का बराबर P गुणा A2 होता है, और दाब P समान होता है तो F1/A1 बराबर F2/A2 करके, जैसे मान लो ये यहाँ पर दूसरा एरिया है, यानी हाइड्रोलिक, आपने जैसे ये लिफ्ट होती है उसका कंसेप्ट आपने 11th क्लास में शुरू में चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर एरिया आपके पास में A2 है, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ दाब आपने P लगाया तो बल आपने थोड़ा सा बल P गुणा A लगाया तो वो P से सभी जगह, तो दूसरी सतह पर हम बल भी निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 45 डिग्री अक्षांश पर पारे के 76 सेमी स्तंभ का जो दाब के बराबर होता है, और वायुमंडलीय दाब होता है आपका कितना 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। ये आपको ध्यान में रखना है। औसत विज्ञान में दाब का मात्रक टोर काम में लिया जाता है। 1 मिलीमीटर mm का जो पारा दाब होता है वो होता है 133 पास्कल।
और मौसम विज्ञान में बार लिया जाता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। यदि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत से वस्तु के भार में कमी होती है, वो वी रो जी होती है, जहाँ पर वी क्या है, कितना आयतन उसने हटाया है, रो द्रव्य का घनत्व हो गया इंटू जी हो गया। फिर यदि हम बात करें T डिग्री सेंटीग्रेड पर पृष्ठ तनाव में जो कमी होती है टेम्परेचर बढ़ाने में, वो होती है T0 1 माइनस का अल्फा टी, जहाँ अल्फा है पृष्ठ तनाव का ताप गुणांक, और जल का पृष्ठ तनाव 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। यदि केस नली को ऊर्ध्वाधर थीटा कोण से यदि हम झुका दे तो ये एच कभी चेंज नहीं होने वाला है। जल स्तंभ की जो लंबाई है वो चेंज हो जाएगी, वो कोस थीटा बराबर एच बटा एल से निकाल देंगे। एल बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा कोस थीटा। द्रव्य तल से एच ऊंचाई पर है वही रहने वाला है। ये कंसेप्ट भी कई बार आपको ध्यान में रखना है। फिर साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, आयतन की घात 2/3 के समानुपाती होता है। ये कंसेप्ट आपको। भारहीनता की स्थिति में पानी केस नली की पूरी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और क्योंकि चढ़ने वाले जल का प्रभावी भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर यदि हम बर्फ का जल में उतना ही आयतन डूबता है जो बर्फ के भार को संतुलित कर दे, यानी ρ1 Vg बराबर ρ2 V से जी, उत्प्लावक बल बराबर भार। ये आपने क्वेश्चन हल किया था। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था, आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हल करवाना, और दूसरा कौन कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मेरा मकसद था। एक बार आप देख लीजिए। इस पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेना। मैंने समझा दिया कौन सा, और बाकी जो मोस्ट है, जैसे मान लो बर्नौली थ्योरम है, वो बहुत मोस्ट है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर यदि हम बात करें बर्नौली थ्योरम के बाद में जो रेनॉल्ड संख्या है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है, उस पर आपको काम करना है। फिर अंतिम वेग का जो सूत्र है वो अति उपयोगी है, तो उस पर भी आपको काम करना है। फिर यदि हम बात करें तो ये जो आपका पृष्ठ तनाव वाला कंसेप्ट है, कितना वलय को उठाने में, तो इस पर भी आपको काम करना है। फिर यदि हम बात करें केस नली के अंदर जो द्रव्य की ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने बताए, उस पर आपको काम करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं हो। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उस पर भी आपको काम करना है, ये बातें। और सबसे ज़्यादा काम आपको इस कंसेप्ट पर भी करना है कि किया गया कार्य त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। हमने 17 क्वेश्चन तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका अध्ययन कर लिया, साथ साथ में इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र बन रहे हैं तरल और पृष्ठ तनाव से संबंधित उनका अध्ययन किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सुझाव के लिए कमेंट करो, और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।